बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री और उसका पार्ट 7 जो है हम करने जा रहे हैं। पार्ट 7 और प्रोटीन का जो है ये पार्ट 3 होने जा रहा है। इससे पिछली वाली और उससे पिछले वाली वीडियो जो है वो भी प्रोटीन पे ही बनी है, ठीक है। तो इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्चरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है। वेट करें एक मिनट, वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आपके जो है वो एकेडमीज़, कोचिंग, कॉलेजेस वगैरह के अंदर एक्सप्लेनेशन वही बात बताई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको इस क्लासिफिकेशन को समझना है ना, तो आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए जी, थोड़ी सी ज्योमेट्री वो आपको आनी चाहिए। उसके बगैर आपको ये समझ में ही नहीं आएगी मेरी बात, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव में ही की गई है। हैरत हो रही होगी ना सुन के जी, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा ज़रा वेट कर लें, ठीक है। तो अभी हम ये करने जा रहे हैं, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आपका पेज नंबर 225 के ऊपर ये क्लासिफिकेशन जो है वो सारी मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ। अब हम इसको देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आपसे अगर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूछा जाता है ना, तो आसान लफ्ज़ों में आपसे क्या पूछा जाता है? उर्दू में कहते हैं इसको साख्त। क्या कहते हैं? साख्त। सीन, अलिफ, खे और ते, इसको साख्त कहा जाता है। ये आपको पता है, लेकिन आगे नहीं पता। अगर आपसे पूछा जाए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, तो आपसे पूछा जाता है उसका बुनियादी ढांचा, बुनियादी खदोखाल वो बता दीजिए। बिल्डिंग की शेप कैसी है? बिल्डिंग जो है वो कोई गोल बिल्डिंग बनी हुई है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, स्क्वायर्ड शेप की बिल्डिंग है। ये एक बात तो ये तो जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो आपको शेप भी जो है वो बतानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके पार्ट्स जो हैं उसके हवाले से भी आपको बात करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो ये कलर की भी बात उसी के अंदर आ जाती है। गर्ज़ ये कि शेप, पार्ट्स, बॉडी, कुल मिला के इसको हम कहते हैं उर्दू में साख्त। आसान थोड़ी उर्दू में इसको हम कहते हैं बुनियादी ढांचा, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो आपसे बोला जाए कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बताइए, तो समझ जाइए कि आसान लफ्ज़ों में आपसे बिल्डिंग की शेप, उसके हिस्से, कलर, बॉडी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आप समझ जाइए कि साख्त या बॉडी या उसके पार्ट्स या इसके हवाले से ही कोई बात होगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, ये कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग किससे मिलके बनती है? आप कहेंगे सर ये रूम से मिलके बनती है। रूम्स ऐसे ही होता है। कोई भी बिल्डिंग है, 3 स्टोरीज़ बिल्डिंग है, 4 स्टोरीज़ बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, किससे मिलके बनी है? ये रूम्स से मिलके बनी है। इसमें से कुछ रूम्स जो हैं उनको हम बाथरूम कहते हैं, कुछ रूम्स को किचन कहते हैं, कुछ रूम्स को जो है हम जो है टीवी लाउंज कहते हैं, कुछ रूम्स को बेडरूम्स कहते हैं, ठीक है। कुछ रूम्स हम लाइब्रेरी के बना देते हैं। मतलब घूम फिर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे बड़े मिला के, जैसे किचन है, बाथरूम है या बेडरूम है, टीवी लाउंज है, तो छोटे बड़े मिला के होंगे वो रूम ही, ठीक है। छत को फ़िलहाल हम इग्नोर करते हैं। तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग को हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूम्स। रूम्स की कलेक्शन है, रूम्स का इज्तमा है बिल्डिंग। बिल्डिंग आगे किससे मिलके बनी है? बिल्डिंग आगे वॉल्स से मिलके बनी है। वॉल्स आगे किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं तो फिर आपको, खैर आप तो नहीं होंगे वरना यहाँ थोड़ी ना मेरी बात सुन रहे होते हैं। बहरहाल आपके जो भी कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं, कॉमन ये तो आसान सी बात है कि बिल्डिंग बनानी है तो ब्रिक्स लेके आनी पड़ेंगी आपको बहुत सारी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दीवारें बनाएंगे। दीवारें बनाने के बाद उसके बाद क्या होगा? जब ब्रिक्स को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे
यहाँ पर ये चारों वर्ड एक ही लफ्ज़ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कलेक्शन, इज्तमा। तो वॉल क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स। आपने ब्रिक्स को एक जगह इकट्ठा किया, दीवार बन गई। दीवारों को एक जगह इकट्ठा किया, रूम बन गया। रूम्स को एक जगह इकट्ठा किया आपने तो बिल्डिंग बन गई, तो बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये सब करने के लिए आपको गैदर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात भी समझ में आ गई, तीसरी बात भी समझ लीजिए। हमारी ये जो पूरी कायनात है ना, अब इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री और फिज़िक्स वाली बात आ जाएगी। हमारी जो पूरी कायनात है ना, ये 3D है, 3D, ठीक है। इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल है। मतलब क्या होता है इसका 3D है? इसका मतलब आसान सा ये होता है कि हर वजूद जो है, हर चीज़ जो है, हर एंटिटी जो है, चाहे वो मैं हूँ, आप हों, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये नुक्ता है, ठीक है, या हम सब जो मिलके बने हुए हैं पार्टिकल्स से, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ मैक्रो वर्ल्ड और माइक्रो वर्ल्ड जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब 3D हैं। मतलब उनका वजूद जो है, उनकी बॉडी जो है वो 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है, 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है। जैसे इस मार्कर को ले लें मिसाल के तौर पर, तो इस मार्कर की लंबाई भी है, इस मार्कर की चौड़ाई भी है और इस मार्कर की ऊंचाई भी है। मतलब इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। ये तीनों चीज़ें 3 डायमेंशन कहलाती हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं 3D। तो हमारी ये पूरी कायनात 3D है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल, आप, मैं, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये नुक्ता, सब कुछ 3D है। सबकी लंबाई भी है, सबकी चौड़ाई भी है, सबकी ऊंचाई भी है। समझ में आ गई बात आपको? अब एक और बात समझ लीजिए। कितनी बातें समझनी है सर? समझना ज़रूरी है भाई, ठीक है। कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, आप ज़रा उनको समझ लीजिए। आपने बचपन से ज्योमेट्री जब से आप सीख रहे हैं, आप एक वर्ड सीख रहे होंगे, ये लाइन। सबसे ज़्यादा आपने शुरू में यही सीखा होगा और इसी से वर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट भी बनता है। लाइन सेगमेंट कभी भी समझ में नहीं आया यार ये लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है? मैं बता देता हूँ। लाइन जो है वो 1D है, 1D है, या आसान लफ्ज़ों में इसको मैं ये कह लूँ, लाइन जो है वो सिर्फ लेंथ है जी। क्या है? लाइन सिर्फ लंबाई है, लेंथ है, लेकिन ऐसी लंबाई जिसके कोई एंड नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ये चली जा रही है, ये चली जा रही है। हाथों को देख रहे हैं मेरे आप? ये चली जा रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कोई एंड नहीं है। तो इनफाइनाइट जो है इसकी लेंथ होती है लाइन की। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट वर्ड का मतलब ही हिस्सा होता है कि इस लामुतनाही, खालिस उर्दू में इसको हम कहते हैं लामुतनाही, इनफाइनाइट जो है ये लाइन है, इसका एक हिस्सा, इसका एक पार्ट, इसका एक सेगमेंट जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। और ये आपने पढ़ा है ना ज्योमेट्री के अंदर। तो ये क्या है? ये 1D है। इससे पीछे चलें तो एक और भी आपने जो है वो, इससे पहले भी एक चीज़ आपको सिखाई गई होगी, भूल गए होंगे। इसको हम कहते हैं पॉइंट, नुक्ता। ये ऐसे ही आपको ये पॉइंट सिखाया गया। अभी मैंने बिल्डिंग की मिसाल दी है आपको, अब मैं बताता हूँ आगे बात। बिल्डिंग किससे मिलके बनी है? रूम्स से। रूम्स किससे मिलके बने हैं? वॉल्स, दीवारों से। दीवारें किससे मिलके बनी हैं? ईंटों से। बिल्कुल इसी तरह ये पॉइंट्स जो हैं, दोबारा वही गैदर की बात आएगी। पॉइंट्स जब मिलते हैं तो क्या बनती है? लाइन बनती है। क्या बनती है? लाइन बनती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइन की तो हम बात नहीं करेंगे, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, लाइन का एक हिस्सा। ये लाइन सेगमेंट भी 1D है और लेंथ ही है। तो ये भी किससे मिलके बनी है? ये रही लाइन सेगमेंट। इसका एक पॉइंट ये A है और दूसरा पॉइंट ये B है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स एक साथ एक कतार में खड़े हो गए हैं, एक लाइन में खड़े हो गए हैं। ये सारे पॉइंट, इनको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ये लें।
तो लाइन क्या है? लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो एक लाइन है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह की एक लाइन और जो है वो आ जाएगी, इसी तरह की एक लाइन और ये काफ़ी सारी लाइंस मैंने एक जगह पे जमा कर दी। अब सब तो मैं नहीं बना सकता, सिर्फ इनकी बाउंड्री बना देता हूँ। ये काफ़ी सारी लाइंस आपने एक जगह पे जमा कर दी, ठीक है। देखें सारी लाइंस है ना, सब एक जगह पे आपने इकट्ठी की हैं। तो ये जो चीज़ बनी है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपने 1D का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, जो लेंथ है सिर्फ लंबाई है, वो हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट, ये रहा लाइन सेगमेंट। इसी तरह के लाइन सेगमेंट बहुत सारे आए हैं यहाँ पे और एक जगह पे जमा हो गए। सो इट इज़ एक्चुअली क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइंस। लाइन खुद क्या है या लाइन सेगमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, गैदरिंग ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं तो लाइन बन गई, और बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं तो ये जो चीज़ बनी है ये पता है क्या है? इसको हम कहते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। अब आप परेशान होंगे 2 डायमेंशनल कैसे? 2D का तो मतलब होता है सर लेंथ और ब्रेड्थ। तो आप देखें ज़रा कि आपने जो लाइंस एक जगह जब गैदर की हैं तो इससे जो चीज़ आपके सामने आई है उसकी लंबाई भी है और उसकी चौड़ाई भी है, उसकी लेंथ भी है, उसकी ब्रेड्थ भी है कि नहीं? इनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? 2D कहते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ भी होती है। और ये असल में होती क्या है? सरफेसेस। सरफेसेस, जितनी भी सरफेसेस होती हैं वो 2D होती हैं। इसी को हम एरिया भी कहते हैं, इसी को हम एरिया भी कहते हैं। ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये भी तो एक सरफेस ही है ना। जब मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसके सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। इस बोर्ड की क्या थिकनेस नहीं होगी? क्या ब्रेड्थ नहीं है इसकी? इसकी थिकनेस भी है ना, भले कितनी ही कम है, ये साइड से पता लग जाएगी। ये मोटा भी है, इसकी थिकनेस भी है, मतलब आसान लफ्ज़ों में इसकी हाइट भी है। लेकिन मैं इसकी हाइट को नहीं ले रहा, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं। आप हो या मैं हूँ या बोर्ड है, ये मार्कर है, सब 3D है, 3 डायमेंशनल है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेकिन जब हम सरफेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सरफेस है, लेंथ और ब्रेड्थ जिसके अंदर हमें नज़र आ रही है, ये किससे मिलके बनी है? ये बनी है लाइंस से, लाइंस से। और लाइन 1D होती है। लाइन क्या होती है? 1D, सिर्फ लेंथ होती है। इंटरेस्टिंग बात कि वो चीज़ जो कि बज़ाते ख़ुद सिर्फ एक ही डायमेंशन रखती है, लेंथ जिसको हम कहते हैं, लंबाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है, 1D जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सारी एक जगह पर जब जमा हो रही हैं, गैदर हो रही हैं, तो उससे जो चीज़ बन रही है उसको हम सरफेस कहते हैं। और उस सरफेस की हमने देखा कि इसकी तो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और इसका मतलब ये जो सरफेस है ये 2D है, मतलब इसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। तो आपने 1D की मदद से 2D शेप बनाई। अब क्या होगा? अब 1D से हम 2D की तरफ आ गए, अब इससे 3D की तरफ जाएंगे, 3 डायमेंशनल। लेंथ हो गई, ब्रेड्थ भी हो गई। अब हम लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट को लेते हैं। अब ये जो आपने सरफेस एक बनाई है ये कैसी होगी? पता है कैसी होगी? ये इस पेज जितनी पतली होगी। ऐसे ही होगा ना, पेज जितनी, पेज जो आपको नज़र आ रहा है। हम सपोज़ करते हैं कि इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी सिर्फ इस पेज की लंबाई है और चौड़ाई है, हालांकि ये भी 3D है। इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट यानी कि इसकी थिकनेस, मोटाई नहीं है, सपोज़ कर रहे हैं, हालांकि है, भले कितनी कम हो। मैं बता चुका हूँ ना, हर चीज़ 3D है, ये पेज भी 3D है, ठीक है। तो ये पेज जो है इस तरह आप इसको 2D सपोज़ कर लें। ऐसा ही 2D जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो ये किससे मिलके बना होगा? लाइंस से, जो कि 1D है। तो बहुत सारी लाइंस आपने एक जगह पर इकट्ठा की तो उसके नतीजे में क्या बन गई? 2D शेप बन गई, जिसको हम सरफेस कहते हैं, जैसे कि ये पेज है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात,
आपने बहुत सारे पॉइंट्स, दोबारा से क्विक रिव्यू करते हैं, वो बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था। बिल्डिंग किससे मिलके बनी है? रूम्स से मिलके बनी है। रूम्स किससे मिलके बने हैं? दीवारों से। दीवारें किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा पॉइंट्स मिले तो लाइन बनी, लाइंस मिली तो सरफेस बनी। अब हम देखेंगे सरफेसेस जब मिलेंगी तो क्या 3D बनेगा? क्या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा? क्या ऐसी चीज़ बनेगी जिसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट भी होगी? बिल्कुल बनेगी भाई, ये देखें अभी मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे सरफेसेस, ऐसे पेजेस बहुत सारे आप ले लें और इनको ऐसे गैदर करना शुरू कर दें। गैदर करना ज़रूरी है, जमा करना ज़रूरी है। ले आएँ, बल्कि और ले आऊँ। और ये देखें, ये क्या है? ये बुक है ना? क्या इसकी लंबाई नहीं है? लंबाई भी है। चौड़ाई नहीं है? चौड़ाई भी है। क्या ऊंचाई नहीं है? ऊंचाई भी है। इसका मतलब ये बुक 3D है। अब देखें ये बुक किससे मिलके बनी है? पेजेस से। एक पेज को अगर हम लें तो अभी हमने सपोज किया है कि ये एक पेज असल में 2D है। ये सरफेस है, इसकी सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है ही नहीं। लेकिन ऐसी सरफेसेस जो कि 2D हैं, जब मिली बहुत सारी, गैदर हुई एक जगह पर, इनका इज्तमा हुआ, इनकी कलेक्शन हुई, तो इससे जो चीज़ बनी वो 3D है, 3 डायमेंशनल। अब किस नतीजे पे पहुँचे हैं हम कि हमारी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब 3D हैं, बिल्कुल इसी तरह। यकीन आ रहा होगा आपको इस बात का? नहीं आ रहा होगा ना? मैंने इसीलिए तो कहा था कि थोड़ा रुक जाएं, ज़रा बात पूरी करने दें अभी। अब आपको इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर जो प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्चरी प्रोटीन है और क्वार्टरनरी प्रोटीन है, वो आपको सेकंड्स में समझ आ जाएगा। एक जुमले में बता देता हूँ आपको। प्राइमरी प्रोटीन है वो 1D है। आपके नोट्स में लिखा होगा ना लीनियर, ठीक है, वो मुश्किल हो गया। टीचर्स ने बताया होगा जो एक लाइन में है, बिल्कुल सही बताया होगा, लेकिन क्या समझाया भी होगा? मुश्किल है ना? तो एक लाइन के अंदर जो है वो असल में, तो उन प्रोटीन की चेन्स को हम देखेंगे। हम प्रोटीन की चेन्स की बात करते हैं। आपको पता है प्रोटीन की चेन के अंदर जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं वो कौन से लगे हुए होते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की चेन है ना, अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ये चेन बन गई। इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ये चेन बन गई। ये चेन बिल्कुल इसी तरह है कि इस चेन की सिर्फ लंबाई है। तो प्रोटीन की वो कैटेगरी, प्रोटीन की वो टाइप जिसकी सिर्फ लेंथ हो, ना तो उसकी ब्रेड्थ हो ना उसकी हाइट हो, सिर्फ लेंथ हो, यानी कि लीनियर हो, इस किस्म के प्रोटीन की चेन को हम कहते हैं लीनियर प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन। यही आपने पढ़ा है ना, प्राइमरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी प्रोटीन कौन सा होगा? सोचिए, सेकेंडरी प्रोटीन कौन सा होगा? क्या वो 2D होगा? आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आ रहा होगा यार, अगर प्राइमरी प्रोटीन जो है वो 1D है, 1 डायमेंशनल है, तो एग्जैक्टली सेकेंडरी प्रोटीन जो है वो तो 2 डायमेंशनल होना चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई भी हो और उसकी चौड़ाई भी हो। ऐसी बात है ना? बिल्कुल यही बात है। कैसे? कि हमारे पास जो सेकेंडरी प्रोटीन होगा वो 2D होगा, 2 डायमेंशनल होगा, उसकी लंबाई भी होगी और उसकी चौड़ाई भी होगी। लेकिन ये सेकेंडरी प्रोटीन बना कैसे होगा? सरफेस कैसे बनी थी? जो 2D है, बहुत सारी 1D लाइंस के मिलने से। ऐसे ही था ना? बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर ये सेकेंडरी प्रोटीन है और ये 2D है, तो एग्जैक्टली ये प्राइमरी प्रोटीन्स मिले होंगे। उसके बगैर तो सेकेंडरी प्रोटीन जो कि 2D है, 2D तो बन ही नहीं सकता ना भाई, जब तक 1D मिले ना। 1D 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 1D। तो 1D यहाँ पर प्रोटीन कौन सा है? वो जो कौन सा है? प्राइमरी प्रोटीन। तो यही प्राइमरी प्रोटीन्स मिलेंगे तो फिर क्या होगा? इससे सेकेंडरी प्रोटीन बनेगा। सेकेंडरी प्रोटीन हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। अगर इसी तरह की ये घूमे हुए हों, ऐसे कर्व हों, घूमे हुए हों, तो हम इसको कहते हैं कि भाई ये जो है वो क्या है? ये हमारे पास वो अल्फ़ा हेलिक्स इसको कहा जाता है। जैसे स्क्रू नहीं होता ऐसे घूमा हुआ, देखें ये भी एक लाइन ही की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी इस तरह की, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास?
अभी इसकी नोट्स में लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स लिखवाऊंगा इनके। तो ये हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स, और एक हमारे पास होता है बीटा शीट, इस तरह के, जैसे ये पेज है ना, इस तरह के होते हैं, शीट्स की तरह के। याद है ना पेज, अभी मैंने समझाया ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल। तो ये सेकेंडरी प्रोटीन हमारे पास 2 किस्म के हो गए, ठीक है। पहले बात, सेकेंडरी प्रोटीन होगा कौन सा, 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। ये चेन जो होगी प्रोटीन की, ये 2 डायमेंशनल होगी और प्राइमरी प्रोटीन से मिलके बनी होगी। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये बताई कि ये जो 2D शेप है प्रोटीन की, जिसको सेकेंडरी प्रोटीन कह रहे हैं, ये 2 शक्लें होंगी इसकी, या तो स्क्रू की तरह घूमा हुआ, जिसको हम अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं, या फिर इस पेज की तरह की होगी। लेकिन पेज जो है वो ऐसा नहीं होगा, ट्विस्टेड होगा। जैसे बच्चे वो जहाज़ नहीं बनाते, यहाँ से फोल्ड करते हैं, यहाँ से फोल्ड करते हैं, सांप बनाते हैं, यूँ फोल्ड किया, यूँ फोल्ड किया, यूँ फोल्ड किया, तो इस तरह से, ये इस तरह से बनती है शेप एक। ये कहलाएगा बीटा शीट, और ये स्क्रू जैसी शक्ल वाले ये अल्फ़ा हेलिक्स कहलाएंगे। नोट्स इसमें लिखवाता हूँ। फिर हमारे पास टर्चरी प्रोटीन आ जाता है। टर्चरी प्रोटीन, अब सोचिए वो क्या होगा, एग्जैक्टली वो 3D होगा, वो 3 डायमेंशनल है। ऐसी प्रोटीन की चेन्स हैं जो कि 3 डायमेंशनल हैं। तो 3 डायमेंशनल ये कैसे बनी होंगी, सोचिए, सेकेंडरी प्रोटीन्स मिले होंगे आपस में, टक 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 टक। जैसे यहाँ हमने यहाँ भी दिखाया था ना, सरफेसेस जो 2 डायमेंशनल थी, ये सरफेसेस, इनका इज्तमा हुआ, इनका कलेक्शन हुआ एक जगह पर, तो ये जो बुक बनी जो कि 3D है। तो बिल्कुल इसी तरह ये 2D सेकेंडरी प्रोटीन्स जो हैं, जब ये मिले तो 3 डायमेंशनल जो है वो हमारे पास प्रोटीन की एक टाइप बनी, जिसको हम कहते हैं टर्चरी प्रोटीन। समझ में आ गई बात। और जो चौथी टाइप है हमारे पास, क्वाटर्नरी प्रोटीन, ये क्या है, ये क्या है, ये एक से ज़्यादा, अभी तक जो हमने प्राइमरी प्रोटीन की बात की ना, उसमें एक ही सिंगल चेन, सिंगल चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी प्रोटीन के लिए। सेकेंडरी प्रोटीन के लिए भी वो जो बराबर में प्राइमरी प्रोटीन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 2 डायमेंशनल सेकेंडरी प्रोटीन बन रहा था। ये क्या है, ये भी हमारे पास एक ही जो है वो कंसीडर की जाएगी कि ये एक ही चेन है। क्या है ये एक ही चेन कंसीडर की जाएगी। ये एक चेन होगी सेकेंडरी प्रोटीन की, थोड़ी मोटी चेन होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चेन जो है वो मज़ीद चेन्स से मिलके बनी है। मज़ीद चेन्स कौन सी हैं, प्राइमरी वाली भी चेन है, प्राइमरी वाली जो है वो भी एक चेन ही है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। और ये चेन्स जब मिलेंगी प्राइमरी वाली, ये चेन्स जब मिलेंगी प्राइमरी वाली, तो इससे ये सेकेंडरी प्रोटीन जो बनेगा, अब ये थोड़ी मोटी चेन बन जाएगी, ठीक है। और जब हमारे पास ये इसी तरह की सेकेंडरी प्रोटीन्स जब मिलेंगी तो एक मज़ीद मोटी चेन बनेगी, लेकिन हम उसको एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। तो साबित हुआ प्राइमरी प्रोटीन के अंदर भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, थोड़ी सी बड़ी है, और टर्चरी प्रोटीन के अंदर भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन क्वाटर्नरी की अगर हम बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा चेन्स हैं, इसमें एक से ज़्यादा चेन्स हैं। आप इस चेन को, क्योंकि जो चेन प्रोटीन की होती है ना, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का इज्तमा होगा, उनका कलेक्शन होगा, उनकी गैदरिंग होगी, एक जगह पे जमा होंगी ये, तो ये हमारे पास कहलाएगा क्वाटर्नरी प्रोटीन। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह से इसकी दर्जाबंदी की गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की है ना, तो ज्योमेट्रिकल बेसिस के ऊपर की है, ठीक है। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वीडियो बैक करके दोबारा सुनें और लेक्चर को नोट करने की हैबिट डालें। ये आप मेहरबानी करें, लेक्चर को नोट करने की हैबिट आप नहीं डालेंगे ना, इतना आसान नहीं है। कभी कभी आपको एक से ज़्यादा दफ़ा लेक्चर को सुनना पड़ता है कि सर बोल क्या रहे हैं, यार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं।
हम लेक्चर के दौरान पिक नहीं कर पाते, तो दोबारा लेक्चर को सुना करें, वक्त दें थोड़ा सा। फ्यूचर अगर आपको बनाना है अपना तो वक्त देना पड़ेगा। तो पहली हमारे पास जो टाइप आई है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी प्रोटीन, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरी हमारे पास टर्चरी, और चौथी जो हमारे पास है क्वाटरनरी, डी। अच्छा 2 लिख दिया मैंने, यहाँ इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, और ये डी, क्वाटरनरी। ठीक है भाई, पहली प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, व्हाट क्या है ये, कोई आपसे पूछता है भाई तो आप बताएं टू द पॉइंट। ये क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, लीनियर सीक्वेंस यानी कि 1 डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। ठीक है भाई, काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका? अब देखें इसका काम क्या है। वो जो बिल्डिंग वाली मिसाल दी थी उसके अंदर ब्रिक्स का काम क्या था? आप बोलेंगे सर सारा काम ही ब्रिक्स का था, ब्रिक्स एक जगह जमा ना होती तो वॉल्स, दीवारें ना बनती, दीवारें एक जगह जमा ना होती तो रूम्स नहीं बनते, रूम्स एक जगह पे जमा ना होते तो बिल्डिंग ना बनती। तो ये तो प्राइमरी प्रोटीन ही तो है जो 1 डायमेंशनल है, लाइन की तरह। यही जाके सेकेंडरी प्रोटीन बनाएगी, टर्चरी प्रोटीन फिर उससे बनेगी, फिर क्वाटरनरी प्रोटीन बनेगी। तो फंक्शन क्या है? हेल्प इन, इससे आपको हेल्प मिलती है, हेल्प इन डिटरमाइनिंग, पता चलाने के लिए, हेल्प इन डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग मतलब पता चलाना, डिटरमाइनिंग द ओवरऑल शेप ऑब्लिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की ओवरऑल शेप आपको इससे पता चलती है, प्रोटीन की ओवरऑल शेप जो है वो आपको इससे पता चलती है कि आया ये प्रोटीन जो है इसकी शेप है कैसी, ये क्वाटरनरी है, ये टर्चरी है, ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी का आपको नहीं पता लग सकता, टर्चरी का भी आपको पता नहीं लग सकता, और आपको क्वाटरनरी का भी पता नहीं लग सकता जब तक कि आपको उन सब की जो बुनियाद है प्राइमरी प्रोटीन इसका ना पता हो। तो इसी का पता होगा, जब तक ब्रिक्स की मालूमात नहीं होगी वॉल्स की मालूमात आपको नहीं हो सकती, वॉल्स की मालूमात नहीं होगी रूम्स की मालूमात नहीं हो सकती, रूम्स की मालूमात नहीं हो सकती आपको बिल्डिंग की मालूमात नहीं हो सकती, और बिल्डिंग की मालूमात नहीं होगी तो आप इस वर्ड का जवाब, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते जिसमें आपसे पूछा गया कि भाई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बता दें। ठीक है, तो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना है तो हमें प्राइमरी प्रोटीन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको हेल्प करता है पता चलाने में ओवरऑल शेप प्रोटीन की या ओवरऑल फंक्शन जो है वो प्रोटीन का। अब देखिए ये बात आपको परेशान करना चाहिए कि यार शेप वाली बात तो सर आपकी समझ में आ रही है कि प्रोटीन की शेप जो है, फंक्शन काम प्रोटीन का वो तो हम पिछली वीडियो के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटीन की टाइप्स हम देख चुके। या शेप का फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक? आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना तो उसमें बॉल भी होती है, अगर बॉल जो है वो गोल ना हो बल्कि बॉल चकोर हो, स्क्वायर्ड शेप की बॉल हो, आपसे बोला जाए कि भाई क्रिकेट खेलने, तो आप मुझे पागल ही समझेंगे ना, आप बोलेंगे सर क्या हो गया आपको, चकोर स्क्वायर्ड शेप आपने बॉल दे दी और बोला है कि भाई क्रिकेट खेलो इससे जाके। हमें क्रिकेट खेलनी है तो फिर बॉल गोल होनी चाहिए। अब मैं बोलूँगा यार क्रिकेट खेलना फंक्शन है, काम है, एक्टिविटी है, इससे बॉल के गोल होने का क्या ताल्लुक है? बन गया ना ताल्लुक। अगर मैं बॉल के गोल होने की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब उसकी बॉडी शेप की बात कर रहा हूँ बॉल की, कि भाई इसको गोल रखना है वरना
इससे हम वो काम नहीं ले पाएंगे। इस बॉल को गोल होना चाहिए, वरना हम इससे वो काम नहीं ले पाएंगे। तो ये हकीकत बात है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं ना, ठीक है, मछलियों को देखें आप, फिशेस को, वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं। उनकी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि उनको वो काम करना है, तैरना है पानी के अंदर, तभी तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी बनाई है फिशेस की। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बड़ा अहम बात है कि आपको प्रोटीन की शेप अगर पता लग जाए तो आपको उसका फंक्शन जो है वो भी पता लग जाता है। ठीक है, आगे और क्या है? सेकेंडरी प्रोटीन को देखते हैं। अब 5-5 मिनट के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, इसके लिए आप देख भी सकते हैं भाई। वो पता नहीं कितने तो वीडियो छोड़ के चले भी गए होंगे, वही 5-5 मिनट वाली वीडियो देख लेंगे, मुतमईन हो जाएंगे, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज से मुतमईन होंगे। एंट्री टेस्ट में जब बैठेंगे, इंडिया से अगर बच्चे हैं, जी मेंस, एडवांस, ठीक है, नीट, एनसीईआरटी, या पाकिस्तान से बच्चे हैं, ई कैट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, लेक्चरार बनना चाहते हैं, ठीक है, एमडी कैट का टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो भाई 5-5 मिनट की वीडियो से आपके मसले हल नहीं होंगे। रियली सॉरी, वक्त देना पड़ेगा आपको। नंबर 2, सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन में हमने क्या करना है? बस वो प्राइमरी प्रोटीन जो है उनको फोल्ड करना है, उनको फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से फोल्डिंग हो जाएगी बस प्राइमरी प्रोटीन्स की। और ये फोल्डिंग दो तरह से होगी। ये क्या है? फोल्डिंग पैटर्न्स, फोल्डिंग पैटर्न्स, फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोटीन चेन, फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोटीन चेन। और ये प्रोटीन चेन कौन सी होगी? वो प्राइमरी प्रोटीन ही होगी। इसमें टाइप्स हैं हमारे पास दो। ये फोल्डिंग पैटर्न जो हैं प्राइमरी प्रोटीन्स के, ये दो हैं। एक है हमारे पास अल्फा हेलिक्स, और दूसरा हमारे पास है बीटा शीट्स, बीटा शीट्स। तो ये बात याद रखिए, कोई आपसे पूछता है अल्फा हेलिक्स क्या है, आप बोलें फोल्डिंग पैटर्न है। कोई आपसे पूछे बीटा शीट क्या है, आप बोलें फोल्डिंग पैटर्न है। वो पूछता है किसका है भाई ये फोल्डिंग पैटर्न, आप कहें प्राइमरी प्रोटीन्स का फोल्डिंग पैटर्न है, कि वो किस तरह से फोल्ड हो रही हैं और सेकेंडरी प्रोटीन जो है वो बना रही हैं। अल्फ़ा हेलिक्स जो है, इसकी शेप जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अल्फ़ा हेलिक्स, ये देखिए, ये स्क्रू शेप्ड इस तरह की, और बीटा शीट्स इस तरह की हैं, यूं यूं फिर यूं, ये बीटा शीट्स की शेप आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ये जो इसमें भी फोल्डिंग हुई हुई है प्राइमरी प्रोटीन्स की चेन्स, और इसमें भी फोल्ड हुई हुई है प्राइमरी प्रोटीन्स की चेन। ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल है, यानी कि इतनी आसानी से ये टूटेगा नहीं, स्टेबल है। फोल्डिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द फोल्डिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल। फोल्डिंग स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है भाई, क्यों स्टेबल है, वाई? तो इस वाई का जवाब नोट कर लीजिए। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू फॉर्मेशन of hydrogen bonds, hydrogen bond between a amine group
between amine group NH2 and carboxyl group COOH के लें आप इसको, या इसी को हम इस तरह भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह भी लिखते हैं। ये एक लाइन इसके साथ भी लगा लें, ये बिटवीन, ये जो सिंगल लाइन आपको नज़र आ रही है इसका मतलब ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ से किसी के साथ। तो यहाँ पर क्यों स्टेबल है ये फोल्डिंग्स जो हैं क्यों स्टेबल हैं, इतनी आसानी से डीस्टेबलाइज नहीं होती, उसके पीछे वजह ये है क्योंकि इनके अंदर, इन फोल्डिंग्स के अंदर, ये फोल्डिंग्स जो हैं असल में ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर क्या लगे हुए हैं, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, और ये चेन बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब इसी तरह की दूसरी पॉलीपेप्टाइड, अब यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये फोल्ड होगी आगे से जाके यूं 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 यूं, इस तरह से। समझ आ गई बात आपको? अब एक जो है स्टार्ट से ये यहाँ पर ये होता क्या है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस तरह जुड़ा होता है चेन के अंदर, ज़रा इसको समझ लें तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। एक अमाइनो एसिड ए कर देता हूँ, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है इस चेन के अंदर, ठीक है भाई, ए अमाइनो एसिड ये जुड़ा, और ये चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन गई। ये जो अमाइनो एसिड है, 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 हर अमाइनो एसिड के अंदर दो ग्रुप आपको लाजमी नज़र आएंगे। कौन कौन से? एक है हमारे पास अमाइन ग्रुप, दूसरा हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप। एक अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या कहा मैंने? एक अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये जाके लिंक बनेगा, ठीक है, तो जाके ये लिंक बनेगा। और ये जो बॉन्ड ये बनाएगा, ये दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे, ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है कि फोल्डिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल, इनका फोल्डिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। वाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइन ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। टर्चरी, तो ये फोल्डिंग्स जो बन रही हैं प्राइमरी प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो फोल्डिंग बन रही हैं, इससे कौन सा डी आपको मिल रहा है? 2D। तो सेकेंडरी प्रोटीन 2D है, 2 डायमेंशनल है। अब टर्चरी प्रोटीन को देख लेते हैं, तीसरा वाला C, टर्चरी प्रोटीन। ये क्या है? सीधी सीधी बात, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की 3D 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या है? वही प्राइमरी प्रोटीन्स हैं, फोल्ड हुई हुई हैं और सब फोल्ड भी हुई हुई हैं, ठीक है। फोल्डिंग, फोल्डेड एंड सब फोल्डेड, फोल्डेड एंड सब फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ फोल्ड्स बने हुए थे, सब फोल्डिंग्स नहीं थी, मतलब फोल्डिंग्स के अंदर फोल्डिंग्स नहीं थी। यहाँ पर 3D अरेंजमेंट के लिए, इसको 3D बनने के लिए फिर क्या है? फोल्डिंग्स, या दूसरे लफ्ज़ों में आसान सी बात यह है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो एक फोल्डिंग है, इसी के नीचे एक और फोल्डिंग आ गई, इसी के नीचे एक और फोल्डिंग आ गई, इसी के नीचे एक और फोल्डिंग आ गई। जैसे हमने सरफेसिस को, 2D शेप्स को अप एंड डाउन करते इनको एक साथ इकट्ठा किया था, बुक बन गई थी, 3D ऑब्जेक्ट बन गया था। तो ये भी 3D बनेगा, ये भी टर्चरी प्रोटीन इसी तरह बनेगा। फोल्डेड एंड सब फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन
स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्योंकि देखें इसमें सिर्फ फोल्ड नहीं है बल्कि सब फोल्ड भी है, तह दर तह जो है मामला है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी सेकेंडरी के मुकाबले में। और यहाँ पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, या इनको हम कहेंगे बॉन्ड्स जो हैं, वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बात नहीं बनेगी भाई, नहीं भाई, ये 3D, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है प्रोटीन के। इसमें सिर्फ जो है उससे बात नहीं बनेगी कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मसला हल कर देगा एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान, नहीं नहीं, यहाँ पर आपको वैरायटी चाहिए। एक जो हमारे पास फोर्स है, ये टाइप्स मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, कौन कौन सी बॉन्डिंग्स या कौन कौन सी फोर्सेस हैं इस टर्चरी प्रोटीन के अंदर। एक का नाम है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज जो है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आयोनिक बॉन्ड है। दूसरा जो है हमारे पास डाई सल्फाइड ब्रिज है, डाई सल्फाइड ब्रिज है, डाई सल्फाइड ब्रिज है। ये क्या है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद नंबर 3 जो है हमारे पास वान डर वाल्स, वान डर वाल्स फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्सेस। और फिर जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ना भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसमें मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन नोट कर लीजिए, याद रखना है इसको। मायोग्लोबिन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन नहीं है, सेकेंडरी प्रोटीन नहीं है, बल्कि क्या है ये टर्चरी प्रोटीन है। क्वाटरनरी प्रोटीन देख लीजिए, क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है भाई ये, व्हाट, लार्ज कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल, लार्ज कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय किससे बनता है ये, फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, इसमें भी फोल्डिंग होगी, लेकिन इसमें फोल्डिंग किसकी होगी, मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी भाई, चेन्स की होगी। प्राइमरी प्रोटीन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि फोल्ड हो रही है। क्वाटरनरी जो है हम, टर्चरी हमारे पास जो प्रोटीन है उसके अंदर भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि फोल्ड हो रही है, सब फोल्ड हो रही है। लेकिन क्वाटरनरी के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। और ये किससे मिलके बनी है, प्राइमरी प्रोटीन से। प्राइमरी प्रोटीन किससे मिलके बने, सेकेंडरी प्रोटीन से। सेकेंडरी प्रोटीन किससे मिलके बने, टर्चरी प्रोटीन से। और टर्चरी प्रोटीन्स की जो चेन्स हैं, चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ टर्चरी प्रोटीन्स, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ टर्चरी प्रोटीन।
4 टर्चरी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। मैं बना के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक टर्चरी प्रोटीन है, ये दूसरा टर्चरी प्रोटीन है, ये तीसरा टर्चरी प्रोटीन है, ये चौथा टर्चरी प्रोटीन। ठीक है, ये जो कलेक्शन आपको नज़र आ रहा है 4 टर्चरी प्रोटीन्स का, इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन। ये चेन आगे बढ़ेगी, ये भी सब चेन्स के मजमूए। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल इसके अंदर है हमारे पास हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है वो किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स। और ये 4 सब यूनिट्स क्या हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी वाली हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी वाली हैं? बता दें भाई। हाँ, आप तो नहीं बता सकते, कमेंट में बता सकते हैं। टर्चरी प्रोटीन्स। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स भी हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन भी है, थोड़ा सा ये तो ये भी ज़रा मैं साथ साथ ही जो है मेरे ख़्याल में आपको बता दूं, ताकि प्रोटीन का टॉपिक पूरा हो जाए। उसके बाद लिपिड्स जो हैं अगले पार्ट में फिर हम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक ख़त्म होने वाली है, पूरी बुक, कंप्लीट बुक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। ये वाटर सॉल्यूबल है, मतलब पानी में प्रोटीन्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाई, क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि ये डाईपोलर होते हैं। डाईपोलर का क्या मतलब? इसमें 2 पोल बने हुए होते हैं। ठीक है, 2 पोल्स होते हैं इसके अंदर, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कहाँ होता है अभी बता देते हैं आपको। 2 डाईपोलर है ये, मतलब 2 पोल्स हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं ये 2 पोल्स? 2 पोल्स इन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये 2 पोल बने हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है भाई, कैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? याद है आपको? उसके अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल जो है या पॉजिटिव टर्मिनल आपको अमाइन ग्रुप के अंदर नज़र आता है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जो नेगेटिव पोल है वो किसके अंदर मौजूद है? वो कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? तो इसी बाइपोलैरिटी की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। ये एम्फोटेरिक भी है, एम्फोटेरिक भी होते हैं प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि इनके ये बैक वक्त एसिड भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। वाई? बोथ एसिड एंड बेस। वाई? क्यों? इसका जवाब दे चुका हूँ भाई, आप ख़ुद अगर देख लें, यहाँ पर 2 किस्म के मामलात आपको नज़र आएंगे। COOH, ये हमारे पास क्या है? ये नेगेटिव होता है, ये बेसिसिटी को प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है ये क्या करता है? ये एसिडिटी को, ये पॉजिटिव होता है, ये एसिडिटी प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एग्जिबिट शो करते हैं,
एग्जिबिट का मतलब है शो करना। तो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या शो करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटीन फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब एबिलिटी टू फोल्ड, फोल्ड हो सकते हैं। मीन्स क्या है इसका? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एबिलिटी टू फोल्ड। भाई देखिए, प्राइमरी प्रोटीन है, अगर उसके अंदर फोल्डिंग की एबिलिटी ना हो तो टर्चरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी नहीं बनेगा, क्वार्टरी नहीं बनेगा। तो ये फोल्डिंग एबिलिटी है प्राइमरी प्रोटीन के अंदर, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये प्राइमरी प्रोटीन जो है, ये प्राइमरी प्रोटीन जो है ये फ्लेक्सिबल क्यों है? सोचने की बात है ना। अगर प्राइमरी प्रोटीन फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब वो फोल्ड हो सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई वो प्राइमरी प्रोटीन फ्लेक्सिबल क्यों है, तो आप बताएं प्राइमरी प्रोटीन असल में चेन है अमाइनो एसिड्स की, और इसमें जो अमाइनो एसिड की चेन है वाई, अब इसका जवाब वाई, वाई फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है? ड्यू टू एबिलिटी, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड, ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड चेन रोटेशन, कि ये जो अमाइनो एसिड की चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये रोटेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं मॉलिक्यूल, ये रोटेट हो सकते हैं, ये घूम सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसी वजह से वो पूरी चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो फोल्ड होने की खुसूसियत रखती है। वेरियस कलर्स के आपको प्रोटीन्स मिलेंगे जी, प्रोटीन्स के कलर्स भी होते हैं। इसमें से एक तो बड़ा मशहूर है, रेड कलर के प्रोटीन कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो रेड है। आपका ब्लड रेड है ना, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई? प्रोटीन है। कौन सी टाइप है प्रोटीन की? क्वाटर्नरी टाइप है, ये चौथी वाली। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, नोट कर लें। अगली प्रॉपर्टी, थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबल होते हैं, मतलब हीट जो है, थर्म जो है, हीट जो है, प्रोटीन्स को इतनी आसानी से तोड़ फोड़ नहीं सकती। भाई तोड़ फोड़ नहीं सकती, लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर देती है। भाई मेरे जिस्म के हिस्से अलग नहीं हो सकते, लेकिन मैं टूट फूट तो सकता हूँ ना। अगर 8-10 लोगों से लड़ जाऊँ तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो मुझे, हाथ पैर तो चलो मेरे नहीं तोड़ेंगे, हाथ पैर अलग अलग नहीं करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे, लेकिन मेरा थोबड़ा तो बिगाड़ देंगे ना, मार मार के। मेरी शक्ल तो बिगाड़ देंगे, मेरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े तो हो जाएंगे। तो ये बात है कि थर्मली स्टेबल होते हैं प्रोटीन। ठीक है। और कैसे? आपकी बॉडी का गोश्त कौन बना रहा है? प्रोटीन भाई। और वो चिकन जो आप खा रहे हैं, उसका गोश्त खा रहे हैं ना, बकरे का गोश्त खा रहे हैं, गाय का गोश्त खा रहे हैं, तो जो गोश्त आप खा रहे हैं क्या है? ये प्रोटीन है भाई। इसी प्रोटीन को अरबी ज़बान में लहम कहा जाता है, इसी गोश्त को अरबी ज़बान में लहम कहा जाता है, और प्रोटीन को उर्दू में लहमियात कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो आप देखते हैं गोश्त इतनी आसानी से गलता नहीं है। ठीक है। और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं बदलती, बोटी वैसी के वैसी मिलेगी आपको, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, थोड़ी नरम हो जाएगी, हीट सिर्फ इतना काम करेगी। तो थर्मली जो है वो स्टेबल होते हैं प्रोटीन, थर्मली स्टेबल होते हैं। बट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके, स्ट्रक्चर्स कैन बी चेंज, स्ट्रक्चर्स कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। कैसे? ईदर बाय एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते रहें, ऐसे ही करते हैं ना। गोश्त में खाना गोश्त बन रहा होता है जब, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी बन जाएगा, टेम्परेचर घटा देंगे थोड़ा देर से गोश्त जो है वो तैयार होगा।
तो एक तरीका ये तो ये कि टेम्परेचर बढ़ाते रहें, या फिर चेंज इन पीएच या पीएच की वैल्यू जो है वो चेंज कर दें, यानी कि इसमें एसिड मिला दें, भाई तेज़ाब मिला दें, या बेस मिला दें, इसके अंदर एसिडिक कर दें इसको या बेसिक कर दें। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के भी 2-3 पॉइंट हैं, जो कुछ आपको बताया है, ठीक है, सब सारे के सारे पॉइंट्स ये आपकी बुक के अंदर ही लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की अहमियत क्या है, 1 बाय 1 लिख लीजिए। 1-2 पॉइंट है सिर्फ, इससे आपको एनर्जी भी मिलती है जी। 3 काम हो गए अब प्रोटीन के, याद है। बुनियादी काम आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना, मतलब गोश्त को बनाना, प्रोटीन। दूसरा बुनियादी काम आपकी बॉडी के अंदर इतने आज़ा ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये प्रोटीन के बगैर नहीं हो सकते। प्रोटीन होगा तो काम होंगे। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है प्रोटीन आपकी बॉडी का, फंक्शनल यूनिट भी है, काम भी हो रहे हैं इसी प्रोटीन की मदद से। चाहे भले कोई भी काम कर रहा हो, उसको प्रोटीन चाहिए, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। तीसरी चीज़, प्रोटीन आपको एनर्जी भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपको एनर्जी देते हैं ना, प्रोटीन भी देते हैं, ठीक है। तो कितने देते हैं, 1 ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको क्या देता है, गिव्स 4 कैलोरीज। 4 कैलोरीज नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंस में हीमोग्लोबिन आ जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तीसरी कैटेगरी में हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट वर्ड का मतलब होता है काम को बेहतर बनाना। रेगुलेट वर्ड का मतलब होता है काम को बेहतर बनाना। तो बहुत सारे वेरियस फंक्शंस जो हैं, बहुत से फंक्शंस जो हैं उनको रेगुलेट करने का काम ये करते हैं, उनको बेहतर बनाने का काम ये प्रोटीन, ये हार्मोन्स करते हैं, जो कि बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ठीक है भाई। आखिरी पॉइंट, एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये एंटीबॉडीज़ कहाँ होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर। ये पुलिस है आपकी बॉडी का, हिफाजती निज़ाम है, ये कुदरती अल्लाह ताला ने दे रखा है कि जरासीम वगैरह जर्म्स जो आपकी बॉडी के अंदर पहुँचते हैं, ठीक है, खाने के ज़रिए पहुँच जाएँ, हवा के ज़रिए पहुँच जाएँ, सांस के ज़रिए पहुँच जाएँ, गंदे पानी के ज़रिए जरासीम पहुँच जाएँ, तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक फ़ोर्स रखी हुई है, ठीक है, एक सिस्टम रखा हुआ है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो ये हैं एंटीबॉडीज़, जो कि जरासीम से लड़ाई करते हैं, उनका ख़ात्मा करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ भी बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं। देख रहे हैं प्रोटीन के कितने काम। इसका क्या है, वाइटल रोल इन इम्यून सिस्टम, वाइटल रोल इन इम्यून सिस्टम, ठीक है भाई। प्रोटीन का टॉपिक आज तमाम हुआ। अगला जो टॉपिक है वो हमारा लिपिड्स का है, ठीक है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 8 होगा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।